मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी मर्तबा सूर फूंके जाने के बाद सबसे पहले अपना सर उठाने वाला मैं होऊंगा, लेकिन उस वक्त मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा कि अर्श के साथ लिपटे हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो पहले ही इसी तरह थे या दूसरे सूर के बाद मुझसे पहले उठकर अर्श इलाही को थाम लेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4813। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अहलियती व मुसाबकती तमसीली इम्तिहान का इनेकाद साबिक कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने जायजा लिया और जबरदस्त सताइश की। इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दारुगली हाई स्कूल, जो पीला स्कूल मालापल्ली के नाम से मशहूर है, उसमें दशहरा की तातीलात के पेश नज़र 6 ता 10 क्लास के तलबा के लिए तमसीली इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद वसी ने बताया कि साइंस और मैथ्स में तलबा के मेयार को बढ़ाने और उनकी सलाहियतों में इजाफा करना और उनके अंदर मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कैसे की जाए उसकी तरबियत फराहम करने की गर्ज से ये इम्तिहान मुनक्किद किए गए हैं। इस इम्तिहान में जो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तलबा के लिए एक सा मुनक्किद किया गया है, इसमें तलबा से ऑब्जेक्टिव तर्ज पर सवालात किए गए। इस मौके पर मोहम्मद वसी ने बताया कि जल्द ही एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और इस इम्तिहान में बेहतरीन निशानात हासिल करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस इम्तिहानी मरकज़ का साबिक कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए जायजा लिया। उन्होंने इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान की ज़बरदस्त सताइश की। कहा कि आज हर शोबे में दाखिले के लिए अहलियती व मुसाबकती इम्तिहानात लाजमी हैं। इस तरह के तमसीली इम्तिहानात से तलबा में मुसाबकती इम्तिहानात का सामना करने की अहलियत पैदा होती है और आगे बढ़ने की राहें हमवार होती है। उन्होंने इस तरह के तरबती इम्तिहानात की मज़ीद ज़रूरत व अहमियत पर जोर दिया। इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद वसी साहब की जानिब से बोर्ड एग्ज़ाम की शक्ल में यहाँ पर 300 तालिबात के साथ यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है जो पीले स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल में है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तालिबात 300 तालिबात को सेटअप करे हैं मोहम्मद वसी साहब, और मैं आज मेहमान खुसूसी और स्काउट की शक्ल में यहाँ पर सर्वे किया हूँ। और माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, तमाम तालिबात को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम एसएससी के होते हैं उसी की शक्ल में तजुर्बे के लिए आज ये सेंटर्स कायम किया गया है पीले स्कूल के अंदर। इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जानिब से यहाँ पर पीला हाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में 6 to 10 क्लास उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एंड साइंस पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कंपटीशन में रखा गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इंशाल्लाह इस तरह का एग्ज़ाम हम अगले साल भी रखेंगे, हर साल रखने की कोशिश करेंगे। इस एग्ज़ाम का रखने का मकसद ये है कि तलबा के अंदर मैथ्स एंड साइंस के अंदर मियार में इम्प्रूवमेंट आ सके और ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह कंडक्ट किया गया है, जिससे बच्चों को नॉलेज मिल सके कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह का होता है, ताकि फ्यूचर में उनको स्कोप हो। इंशाल्लाह हमारे इसी तरह के प्रोग्राम्स आगे चलेंगे। मौजूदा दौर में नौजवानों को असली टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और सख्त मेहनत के जरिए अपनी शनाख्त बनाने की जरूरत। तेलंगाना स्टडी सर्कल की जानिब से मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए फाउंडेशन कोचिंग का सैयद नजीब अली एडवोकेट के हाथों इफ्तिताह। मौजूदा दौर में नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वह तालीम के साथ साथ असली साइंस व टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा करते हुए अपनी शनाख्त और सलाहियत का लोहा मनवाए। इस बात का इजहार सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक रुकने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सैयद नजीब अली एडवोकेट ने की। वो आज यहाँ महकमा अखलाती बहबूद तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 14 माह की मुसाबकती इम्तिहानात के फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात का तकाजा है कि नौजवान तालीम और रोजगार के मैदान में आगे बढ़ने के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्रामों से मुकम्मल इस्तेफादा करें और मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें। आज के नौजवान ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज तक महदूद हैं, जबकि ग्रुप 1, 2 और दिगर सरकारी खिदमात के सिमत
رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ ملک کا انتظامی ڈھانچہ بیوروکریسی پر منحصر ہے۔ ایک مخلص IAS آفیسر بہتر کارکردگی کے ذریعے عوام کو حکومت کی سہولتوں سے مستفید کرا سکتا ہے۔ نجیب علی نے مزید بتایا کہ آج اکثر ہم تعصب، تنگ نظری اور فرقہ پرستی کی شکایت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اپنی قابلیت اور محنت کے ذریعے ہم کسی بھی نظام میں نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ غربت کے باوجود ڈاکٹر APJ عبدالکلام اپنی محنت و صلاحیت کے بل پر ایک معمولی گاؤں سے اٹھ کر صدر جمہوریہ ہند کے عہدے تک کا سفر طے کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ موجودہ زمانہ سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج محض ایک موبائل فون کے ذریعے دنیا بھر کی معلومات تک رسائی ممکن ہے۔ مصنوعی ذہانت A1 کی بدولت علم و معلومات کا سمندر ہر شخص کے دسترس میں ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کو صرف تفریح کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ علم و معلومات حاصل کرنے کا مؤثر وسیلہ بنائیں۔ نجیب علی نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنی منزل کے حصول کے لیے منصوبہ بند کوشش کریں۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس حکومت نے گزشتہ 2 برسوں میں ریاست بھر کے مختلف محکمہ جات میں تقریباً 60,000 سرکاری جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے ہیں اور آئندہ بھی نوجوانوں کے لیے کئی موقع دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اسٹڈی سرکل سے متعلق تمام مسائل کی یکسوئی کے لیے وہ ذاتی طور پر نمائندگی کریں گے۔ اس موقع پر شیخ حسین نے اسٹڈی سرکل سے بھرپور استفادہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، جبکہ سمیر احمد زونل صدر قومی تنظیم نے طلبہ کی رہنمائی کے لیے ہر ممکن تعاون کا تیقن دیا اور پروگرام کی کارروائی کی نگرانی و خیر مقدم کے فرائض حبیب علی کیریئر کونسلر و انچارج کوچنگ نے انجام دیے۔ اس تقریب میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اب جو لوگ بچے جو طلباء انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم انجینئرنگ کر لیں، میڈیکل میں چلے جائیں اور پھر کسی دوسرے شعبے کے اندر جائیں جہاں سے ان کو آسانی سے روزگار مل سکے۔ لیکن ایک سماج کا ایک لڑکا یا ایک لڑکی کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے ذریعے گروپ 1 میں اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو وہ قوم و ملت کی بہتر سے بہتر ان کی رہنمائی کر سکتی ہے، ان کی مدد کر سکتی ہے۔ محبوب نگر کی ابھی ایک طالبہ گروپ 1 سروسز میں DSP رینک کے لیے منتخب ہوئی۔ ابھی حکومت کی جانب سے حال ہی میں گروپ 2 کے لیے جو ایگزامس منعقد کیے گئے تھے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے، اس میں جن طلباء نے جو نوجوانوں نے اس کمپٹیشن کے اندر ان ایگزامس کے اندر شرکت کی تھی، اس میں بڑی تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان بھی شامل ہیں۔ کسی کو DSP بننے کا موقع ملا، کوئی RDO رینک پر پہنچے، اسی طرح سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، R&D کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، مختلف شعبوں کے اندر، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ کانگریس پارٹی کی جانب سے 4% تحفظات 2004 میں دیے گئے تھے۔ طلبہ موجودہ حالات سے ہم آہنگ اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے اعتماد سے آگے بڑھے۔ MS صدیقی ایجوکیشنل سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام طلبہ کے لیے پائتھن لینگویج پروگرامنگ کی تربیت۔ MS صدیقی اسٹینڈرڈ ایجوکیشنل سوسائٹی رجسٹرڈ نظام آباد کے زیر اہتمام طلبہ و طالبات کو موجودہ حالات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پائتھن پروگرامنگ لینگویج کی 4 روزہ مفت تربیتی پروگرام و کلاسز کا کامیابی سے انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 40 طلبہ و طالبات جو ڈگری BTech کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نظام شہر کے علاوہ بودھن اور کورٹلا سے بھی شرکت کرتے ہوئے تربیت حاصل کی۔ اسٹینڈرڈ ایجوکیشنل سوسائٹی NRI کالونی نظام آباد چیئرمین و کرسپونڈنٹ محمد احتشام صدیقی کی صدارت میں پراسر تقریب برائے سرٹیفکیٹ کی تقسیم پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کارنامہ حیات ایوارڈ یافتہ برائے صحافت سینئر جرنلسٹ احمد علی خان نظام آباد، قاضی شہر نظام آباد مفتی محبوب خان، بزنس مین محمد فیصل احمد فاضل نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر جرنلسٹ احمد علی خان نے مخاطب کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ ایجوکیشنل سوسائٹی چیئرمین و کرسپونڈنٹ MS صدیقی کی نوجوان طلباء کے لیے مفت پائتھن پروگرامنگ لینگویج کی تربیت کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہوئے ملت کے نوجوانوں کو آج کے دور کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے رہنمائی و تربیت دینے کی بے لوث خدمات کی ستائش کی۔ کہا کہ طلبہ و طالبات اپنی زندگی کے مقصد اور والدین کی اولاد کے تئیں بہتر و درخشاں مستقبل کے لیے کوششوں و فکر کو دور کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر ہر لمحہ
اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ دور جدید میں آج کے نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نئے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جو رفتہ رفتہ اختراع عالم میں تیزی کے ساتھ اثر انداز ہو رہا ہے۔ سینئر جرنلسٹ احمد علی خان نے نوجوانوں سے کہا کہ روزگار کے حصول کے لیے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اپنے بلبوتے پر خود اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، تبھی اور بھی روزگار کی راہیں استقبال کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس پروگرام سے مفتی محبوب خان اور محمد فیصل احمد فاضل نے بھی مخاطب کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات اور دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ترغیب بھی دی ہے اور علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے روشنی ڈالی۔ چیئرمین و کرسپونڈنٹ ایم ایس صدیقی نے طلبہ کو تربیت سے متعلق معلومات فراہم کی۔ تربیت یافتہ طلبہ و طالبات نے پیتھان پروگرام سے واقفیت کو اپنے لیے قیمتی بتایا، جو انہیں تعلیم حاصل کرنے کے دوران لا علم رکھا گیا تھا۔ بعد ازاں تربیت حاصل کرنے والے طلبہ میں سرٹیفکیٹس مہمانوں کے ہاتھوں تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ معزز صاحبین کو موسم سرما کے پیش نظر گرم ملبوسات کے تحائف پیش کیے گئے۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات اور معززین شہر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کتے خوف و دہشت کی علامت بن چکے ہیں۔ کتوں کی تعداد میں بھاری اضافہ، عوام بالخصوص خواتین و بچوں پر حملوں کا سلسلہ جاری۔ محکمہ بلدیہ اور دیگر ذمہ دار محکمہ جات کی بے حسی، غفلت و لاپرواہی عوام کے لیے جان لیوا۔ محکمہ بلدیہ کا وجود آخر کیا معنی رکھتا ہے اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل عوام کے ذہنوں میں اٹھتا جا رہا ہے۔ شہر کی 60% سے زیادہ سڑکیں خراب ہیں اور بعض مقامات پر سڑکوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ جہاں سڑکیں بنائی گئی ہیں وہ یا تو غیر معیاری ہیں یا پھر اس انداز میں تعمیر کی گئی ہے کہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچنے کے بجائے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نالیاں برباد ہو چکی ہیں اور کچرے سے بھری ہوئی ہیں، جا بجا کچروں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ بلدیہ کر رہا ہے تو آخر کیا کر رہا ہے؟ آج عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا خطرہ کتے ہیں، جن کی وجہ سے عوامی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں موٹر بائک کے سامنے کتا آ جانے سے مضبوط و توانا جسم رکھنے والی شخصیت سلم ٹرم کولرز کے مالک فضل احمد سر کے بل سڑک پر گرے اور ایک ہفتہ طویل کوما میں رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی ناحق موت کی ذمہ داری کس کے کھاتے میں ڈالی جائے؟ بلدیہ ہو یا پھر گرام پنچایت، دونوں کی ذمہ داریاں ایک ہی ہوتی ہیں اور دونوں ہی محکمہ جات کے عہدیدار اور ملازمین کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں یا پھر کتے ان کو زخمی کر رہے ہیں۔ آٹو نگر پرانی حویلی مارٹینٹ اسکول کے قریب سے شکایت آئی ہے کہ کتوں کے جھنڈ اس علاقے میں دندناتے گھوم رہے ہیں اور خواتین ان کا نشانہ بن رہی ہیں۔ مقامی خواتین نے شکایت کی کہ ان کا اس راستے سے گزرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کتے گنڈوں کی طرح راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور خواتین و بچوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ خواتین نے بتایا کہ اکثر ان کے ہاتھوں میں سامان یا سودے کی تھیلیاں ہوتی ہے، یہ کتے حملہ کرتے ہوئے ان کی تھیلیاں چھین لیتے ہیں اور برقعے پکڑ کر بھی پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے جسم کا کوئی حصہ کتوں کے منہ میں آ جائے تو پھر زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ خواتین نے کہا کہ کتوں سے ہماری زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ اگر ان کتوں کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری ضلع حکام بالخصوص محکمہ بلدیہ پر عائد ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ آخر محکمہ بلدیہ کو کتوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیوں بلدیہ عملہ کتوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو سیدھا سوال یہ ہے کہ کتوں کی تعداد میں کمی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کتوں کے خلاف کارروائی کے نام پر لاکھوں روپے کا جو فنڈ خرچ کیا جا رہا ہے آخر وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس سے عوام کو کس حد تک راحت ملی ہے؟ آج شہر کی ہر گلی، ہر نکڑ، ہر سڑک، ہر چوراہے اور ہر چوپال پر کتوں کے جھنڈ نظر آتے ہیں جو محکمہ بلدیہ کی خصوصی مہربانی اور کتا پروری کی وجہ سے پھلتے پھولتے اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے کہ بلدیہ کھایا پیا اور چل دیا۔ کیا بات سچ ہے؟ یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ مسلسل کتوں کے خلاف مہم کے باوجود کتوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب عوام کو اٹھنا ہوگا، بے حسی مناسب نہیں ہے، لہذا جاگتی قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔
महकमे बल्दिया की इमारत का हजारों की तादाद में पहुंचकर घेराव करना होगा, वरना हो सकता है कि इन कुत्तों की वजह से कल कोई आपका अपना भी नुकसान उठाए। जाने नहीं दे रहे काम पे, कुत्ते बहुत खींच रहे हैं, टाइम पे आ रहे, बहुत ही धिंगाना कर रहे, जाने नहीं दे रहे रास्ता, आया करके रहे सब, ऐसा बहुत धिंगाना कर रहे कुत्ते, जुमेरात पकड़ लिया ना, और लेडीज तेज रास्ते, जाने नहीं दे रहे काम पे। आर्य वैश्य संगम की जानिब से दशहरा आत्मीय सम्मेलन का शानदार इनेकाद, अराकीन असम्बली, कायदीन और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की शिरकत। शहर के किशनगंज में आज शहरी आर्य वैश्य संगम की जानिब से दशहरा के मौके पर आत्मीय सम्मेलन का शानदार एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में दामद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन मुक्का देवेंद्र गुप्ता आर्य वैश्य संगम की तरक्की के लिए मुसलसल खिदमत अंजाम दे रही हैं, जो काबिल तहसीन है। उन्होंने नौजवान आर्य वैश्य बरादरी के अफराद से अपील की कि वो देवेंद्र गुप्ता को अपना नमूना अमल बनाए। इस मौके पर खिताब करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने बताया कि साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता आर्य वैश्य संगम की तरक्की के लिए मुसलसल खिदमत अंजाम दी है, जो काबिल तहसीन है। उन्होंने नौजवान आर्य वैश्य बरादरी के अफराद से अपील की कि वो देवेंद्र गुप्ता को अपना नमूना अमल बनाए और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बरादरी की तरक्की के लिए आगे आए। एमएलए ने कहा कि दशहरा का त्यौहार नेकी की बुराई पर जीत की अलामत है। यह त्यौहार हमें इस बात का दर्ज देता है कि जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का खात्मा किया, उसी तरह हमें भी अपने अंदर की बुराइयों और मनफी आदत को ख़त्म करके एक बेहतर मुआशरा तश्कील देना चाहिए। उन्होंने दुआ की कि आने वाला साल तमाम के लिए खुशियों और कामयाबी से भरपूर हो। इस मौके पर साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता, आर्य वैश्य संगम के सदर श्रीनिवास गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर गुप्ता, नागराजू गुप्ता के अलावा दीगर मौजूद थे। వర్షం డిస్టర్బ్ కావడం వల్ల నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అమ్మవారి ఆశీర్వాదం కోరుతూ మోడీ గారిని 100 సంవత్సరాలు ఉండని కోరుతాం. ఎందుకంటే సనాతన హిందూ ధర్మం కోసం మోడీ గారు. అదేవిధంగా మా మామగారు 80 సంవత్సరాలకు వచ్చినాయి, ఇది అందరినీ చూడటం నాకు సంతోషం అంటా ఉన్నాడు. మా ముఖదేంద్ర మామగారికి కూడా 100 సంవత్సరాలు ఉండాలని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే నిరంతరము నిజామాబాద్ అంటే హిందూ ఆర్యవైశ్య పట్టణ సంఘం అభివృద్ధి చెందాలా. ఏదైతే 1944లో స్థాపించిన ఈ సంఘం గురించి నిరంతరం తాపత్రపడే వ్యక్తి మొట్టమొదటి వరుసలో ఉండేది ముఖదేంద్ర గుప్తా గారు. भूभारती प्रोग्राम के ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर निपटाया जाए, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की हिदायत। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को सख्त हिदायत दी कि भूभारती प्रोग्राम के तहत ज़ेरे इल्तिवा तमाम दरख्वास्तों को फौरी तौर पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के इस अहम और बावकार से भरपूर प्रोग्राम का मकसद किसानों को उनके ज़मीन से मुतालिक मसाइल का बर वक्त हल फ्राहम करना है। लिहाजा दरख्वास्तों के जायजे में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने वर्नी तहसील ऑफिस का अचानक मुआयना किया और वहां के अमले के साथ भू भारत स्कीम की पेशरफ का जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने ओहदेदारों से तफसीली मालूमात हासिल की कि कितनी दरख्वास्तें हल हो चुकी है और कितनी अभी ज़ेर इल्तिवा हैं, कितने अफराद को नोटिस जारी की गई है और मैदानी सतह पर तस्दीक फील्ड वेरिफिकेशन का अमल कहाँ तक मुकम्मल हुआ है। कलेक्टर ने इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि कई दरख्वास्तें गुज़िश्ता 2 माह से ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने सवाल उठाया कि ताख़ीर की असल वजूहात क्या है और वाज़ेह हिदायत दी कि तमाम दरख्वास्तें मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल तौर पर निपटाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दरख्वास्त मुस्तरद की जाए तो उसकी वजह साफ तौर पर दर्ज की जाए। इसी तरह सादा बैनामा और पीओटी से मुतालिक दरख्वास्तों की मुकम्मल जाँच की जाए, नोटिस फौरी जारी की जाए और मैदानी तस्दीक के अमल को तेज़ किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भू भारत दरख्वास्तों को अवलीन तरजीह दी जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी पेशरफ की निगरानी की जाए और दयानतदारी व तंदही के साथ तमाम मसाइल को तेज़ी से हल किया जाए। मुआयने के दौरान महकमा रेवेन्यू के मुकामी ओहदेदार भी कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। नवीपेट मंडल मुस्तकिल के बिनोला ज़राई सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम धान खरीदारी मरकज का इफ्तिताह। किसान अपनी फसलों को सरकारी धान खरीदी मरकज पर ही फरोख्त करें, सोसाइटी ऑफिसर की किसानों से अपील। नवीपेट मंडल के बिनोला प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सरकारी धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह सोसाइटी के खुसूसी ओहदेदार स्पेशल ऑफिसर
अनुपाल रविंदर ने अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रविंदर ने किसानों से अपील की कि वह दलालों पर भरोसा करके नुकसान उठाने के बजाय हुकूमत की जानिब से कायम करदा सरकारी खरीदारी मराकज़ पर ही अपना धान फरोख्त करें ताकि उन्हें मुकर्ररा इमदादी कीमत MSP से पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के दायरे में शामिल बिनोला और निज़ामपुर देहात में खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से आला दर्जे A ग्रेड धान के लिए 2399 रुपये फ़ी कुंटल और आम दर्जे के धान के लिए 2369 रुपये फ़ी कुंटल इमदादी कीमत मुकर्रर की गई। उन्होंने कहा कि किसान हुकूमत की हिदायत और उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फरोख्त करें। मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र किसान अपने खुश्क किए हुए धान को बारिश से महफूज रखने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मज़ीद बताया कि धान की फरोख्त के वक्त किसान अपने साथ आधार कार्ड, पट्टा पासबुक, बैंक अकाउंट पासबुक की फ़ोटो कॉपियाँ ज़रूर साथ रखें ताकि खरीदारी का अमल तेज़ और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। इस मौके पर सोसाइटी सेक्रेटरी रमेश अमला और कसीर तादाद में किसान मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में अलीगढ़ से दारुस्सलाम हैदराबाद तक का पैदल सफर, आरमूर में शानदार इस्तकबाल। इब्तिदाई सदर मजलिस आरमूर व साबिक इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मोहब्बत में उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ से एक नौजवान अज़्म लेकर पैदल सफर पर निकल गया। वह सदर मजलिस से दारुस्सलाम हैदराबाद को पहुंचकर मुलाकात करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनका यह सफर जारी व सारी रहेगा। इसी ज़िम्मन में वो आज आरमूर पहुंचे। आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट ने उनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीरकेट दफ्तर पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शालपोशी व गुलपोशी की गई। नौजवानों व सभी ने जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल करते हुए उनके इस कदम की सराहना की। एक नौजवान ने जो कि एक जज्बे से सरशार होकर उत्तर प्रदेश के शहर से पैदल चलकर सदर मजलिस की मोहब्बत में आज हैदराबाद के लिए रवा दवा है। ये बात है कि सदर मजलिस जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत है, इसीलिए है कि वो मजलूमों की आवाज़ है, आज गरीबों की आवाज़ है। तंग व तन्हा जो गरीब होता है, जिसका कोई बोलने वाला नहीं होता, अगर उनके हिंदुस्तान में कोई आवाज़ है, सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। उसी मोहब्बत में यह नौजवान ये तय कर लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ से निकलकर पैदल सफ़र करके दारुस्सलाम हैदराबाद को पहुंचूंगा और सदर मजलिस से मुलाकात करूंगा। हम सलाम करते हैं इस नौजवान के जज्बे को। आजकल ऐसा हो चुका है कि कोई नौजवान यहाँ से 1 किलोमीटर सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन इस नौजवान के जज्बे को हम सलाम करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से चलकर तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद को जा रहा है, और वो भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन की मोहब्बत में। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस नौजवान मोहम्मद अमान को, जिन्होंने पैदल सफ़र करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मिलने का इरादा किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके सफ़र को कामयाब बनाए। इस मौके पर सदर मजलिस आरमूर मोहम्मद जहीर अली, मोतमद अब्दुल खालिक, उबैदुल्ला, निज़ामुद्दीन, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद जाकिर अली, शेख अरशद, सलमान, वहीद के अलावा दीगर नौजवान शरीक थे। जो कि उत्तर प्रदेश से चलकर उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में एक नौजवान एक अज़म लेकर निकला है, ये कि वो सदर मजलिस से हैदराबाद दारुस्सलाम को पहुंचकर मुलाकात करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वो सफ़र जारी व सारी है। आज इसी ज़िम्मन में वो आरमूर को पहुँचे और आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट ने उनका वहाँ पर हाईवे के ऊपर जाकर उनका इस्तकबाल किया, और उनके साथ साथ हम यहाँ पर पिरकिट के आरमूर के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर है, हम वहाँ पर पहुँचे हैं और उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। शालपोशी और गुलपोशी की गई। नौजवानों ने पुरतबाल इस्तकबाल किया। सभी ने जोश व खरोश से इनका इस्तकबाल करते हुए तारीफ़ की कि एक नौजवान जो कि जज्बे से सरशार होकर उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ से पैदल चलकर सदर मजलिस की मोहब्बत में आज हैदराबाद के लिए रवां दवा हैं। ये बात है कि सदर मजलिस जिस तरीक़े से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मकबूलियत है, इसलिए है कि सदर मजलिस मजलूमों की आवाज़ है, आज गरीबों की आवाज़ है। तन्हा जो गरीब होता है, जिसका कोई बोलने वाला नहीं होता, अगर उनकी हिंदुस्तान में कोई आवाज़ है तो सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।